नमस्कार। अनिद्रा का यौगिक प्रबंधन इस विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। इस सत्र में आपका स्वागत है। अनिद्रा क्या है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस पर बातचीत करने के पूर्व हम चाहेंगे कि रोग क्या हैं इनके बारे में, बीमारी क्या है इनके बारे में हम बात करें। पहले डिजीज़, जो कि रोग का अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डिजीज़ का अर्थ डिस और ईज, इस दो शब्दों में यह विभाजित होता है, अर्थात अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एट ईज, प्राणी का अपने आप में स्थित न होना, आरामदायक स्थिति में न होना, अस्वस्थ होना। इसके जो हिंदी शब्द हैं वे इस प्रकार हैं: रोग, विषमता, व्याधि या बीमारी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिजीज़ को परिभाषित करते हुए कहता है, प्राणी की साधारण सामान्य क्रियाशील अवस्था में रुग्णता उत्पन्न होना बीमारी कहलाता है। इसी बीमारी को विकिपीडिया में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? बीमारी का अर्थ किसी प्राणी की ऐसी असामान्य परिस्थिति है जिसमें उसके शारीरिक संगठन अथवा क्रिया पर पूर्णतः अथवा अंशतः नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो बिना किसी बाह्य चोट के या आघात की वजह से उत्पन्न होती है। बीमारी अथवा रोग ऐसी चिकित्सकीय अवस्था है जिसके कारण एवं लक्षण स्पष्ट होते हैं। देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज दैट कैन बी क्लिनिकली बी जज्ड। सामान्य रूप से रोगों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हिंदी में इनको कहेंगे संक्रामक रोग या गैर संक्रामक या गैर संचारी रोग। संक्रामक रोग, ये रोग एक संक्रमित प्राणी से दूसरे प्राणी में संचारित होते हैं। ये संक्रमण जीवित जीवाणु जैसे परजीवी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आदि से फैलते हैं। मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के रोग किसी एक संक्रमित प्राणी से दूसरे प्राणी में सीधे तौर पर अथवा अन्य वजहों से हस्तांतरित होते हैं। दूसरा प्रकार जो है गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस प्रकार के रोग प्रायः लंबे समय तक प्रभावी होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और पुरानी असाध्य बीमारी का आकार ले लेते हैं। इस प्रकार के रोग पर्यावरण, प्रदूषण आदि अथवा जन्म से या पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से चलने वाली बीमारी के तौर पर होते हैं, जो जीवन काल में बाद में पता चलते हैं। अर्थात शुरुआती स्तर पर उनका पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब इनके लक्षण कुछ न कुछ समझ में आने लगते हैं तो ये गंभीर असाध्य बीमारी या पुरानी बीमारी के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। योग के अनुसार रोग या असंतुलन किन वजहों से होते हैं, अब हम ये देखेंगे। 3 प्रकार के असंतुलन रोगों को पैदा करते हैं, यह योगिक दर्शन या योग विज्ञान बताता है। फिजिकल इम्बैलेंस अर्थात शारीरिक असंतुलन की वजह से रोग, मेंटल इम्बैलेंस अर्थात मानसिक असंतुलन की वजह से रोग, और प्राणिक असंतुलन, प्राणिक इम्बैलेंस यानी प्राणिक असंतुलन की वजह से रोग। फिजिकल इम्बैलेंसेस या शारीरिक असंतुलन किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं,
ये शरीर की रचना क्रिया में असंतुलन उत्पन्न होने की वजह से रोग उत्पन्न करते हैं। बायोलॉजिकल रीजंस, ये 3 प्रकार से शरीर को प्रभावित करते हैं। एक बायोलॉजिकल अर्थात जैविक असंतुलन, दूसरा मौसम या पर्यावरण जनित असंतुलन, और तीसरा चोट, आघात, दुर्घटना या व्यसन आदि के वजह से आनुवंशिक रोगों का उत्पन्न होना। जैविक असंतुलन, इनके बारे में चर्चा करें तो देखेंगे कि ये वायरस, बैक्टीरिया या बाह्य परजीवी अर्थात दूसरे जीव पर आश्रित, जीवन, भोजन आदि के लिए आश्रित परजीवियों पर, जैसे इल्ली, कृमि, पिस्सू, घुन आदि, इन पर निर्भर करता है कि ये जैविक रूप से शरीर में असंतुलन लाते हैं जो रोग का कारण बनते हैं। दूसरा जैविक कारण है सर्प, बिच्छू, मच्छर आदि के काटने या इनकी वजह से जनित रोग। दूसरा प्रकार का जो शारीरिक असंतुलन व्याधि उत्पन्न करने वाला है वह क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अर्थात मौसम पर्यावरण जनित असंतुलन। तापमान का कम ज़्यादा होना अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, इनकी वजह से जो असंतुलन आता है वह व्याधि या बीमारी उत्पन्न करता है। भौगोलिक रूप से या ऋतुजन्य अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की वजह से जो है व्याधियां या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर आपका कोप अप नहीं कर पाता है, शरीर मैच नहीं कर पाता है एकदम से परिवर्तन जो मौसम में या ऋतु में होता है, उसकी वजह से जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं वह मौसम पर्यावरण जनित असंतुलन के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रकार है वायु प्रदूषण। हमारा विश्व जो है इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषण से ग्रस्त है, प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। प्रदूषण, फैक्ट्रियों में जो गैसेस बन रही हैं और उत्सर्जन हो रहा है उनकी वजह से, या बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से असंतुलन आ रहा है प्रकृति में, तो इनकी वजह से व्याधियां या विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रकार है वह कंटेमिनेटेड फूड की वजह से अर्थात दूषित भोज्य पदार्थों की वजह से असंतुलन या बीमारी या रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रकार है आघात, दुर्घटना। कुछ अपशब्दों की वजह से भी जो चोट होती है, जो हृदय को या मन को प्रभावित करती है, उसकी वजह से, या नशा, व्यसन आदि की वजह से जो आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से जो शरीर में असंतुलन आता है यह व्याधि को जन्म देता है। अगला जो प्रकार है, दूसरा प्रकार जो विषमताएं उत्पन्न करता है, व्याधियां उत्पन्न करता है, वह मेंटल इम्बैलेंसेस है। मेंटल इम्बैलेंसेस के वजह या कारण या उनके लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। द्वंद्वात्मक स्थितियों से जनित भय, अवसाद, चिंता, तनाव आदि की वजह से जो असंतुलन आता है वह रोगों का कारण होता है। आप किसी भी प्रकार की चिंता मन में डाल लीजिए और बाकी काम अपने आप होने लगता है, अर्थात मन अपनी गति से दौड़ने लगता है और व्यक्ति जो है अपने स्वभाव से विपरीत आचरण करना शुरू कर देता है और विषमताएं उत्पन्न होने लगती हैं जो व्याधियों को जन्म देती हैं। संवेगात्मक परिस्थिति जन्य दुख, क्रोध, द्वेष, घृणा, इन भावनाओं के कारण असंतुलन उत्पन्न होना, ये व्याधियों को जन्म देते हैं। अगला प्रकार, तीसरा प्रकार इसमें है अहंकार जनित असंतुलन, जैसे हीन भावना से व्यक्ति ग्रस्त हो अथवा अभिजात्य भावना से व्यक्ति ग्रस्त हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, उससे ग्रसित हो जाना। स्वयं को सुख या दुख का हेतु जानना, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है,
मैं ही इसका कारण हूँ। तो इन वजहों को यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में ले लेता है तो वह व्याधियों को जन्म देता है। मनोकायिक तनाव आदि अवस्थाएं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न करती हैं। स्ट्रेस जन्य जो रोग हैं उस पर तो बहुत चर्चा इस समय विश्व में चल रही है, और सबसे बड़ा स्ट्रेस तो इस समय कोविड काल है। व्यक्ति को जो जीने नहीं दे रहा है, न खाने पीने दे रहा है ढंग से, न सोचने दे रहा है कि वह पॉजिटिव सोच उत्पन्न करे, और ना वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वो नेगेटिविटी को यदि अपने ऊपर हावी होने देगा तो वो मानसिक रूप से उसको आघात पहुंचाएगी। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है ये कोविड काल। मानसिक रोग जैसे अवसाद या माया के प्रभाव से उत्पन्न असंतुलन, ये भी एक प्रकार है जो मानसिक असंतुलन लाते हैं, जो आगे चलकर व्याधियों को जन्म देते हैं। तीसरा प्रकार जो योग विज्ञान दर्शाता है वह है प्राणिक इम्बैलेंस, प्राणिक असंतुलन। हमारा शरीर श्वास लेता है, छोड़ता है, हम सभी जानते हैं। प्राण के बगैर हमारा जीवन या हमारा अस्तित्व नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। प्राण में असंतुलन उत्पन्न हो जाए, अर्थात जो हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियां बताई गई हैं, विज्ञान अभी तक उनकी वास्तविक स्थिति या गिनती तक नहीं पहुंच पाया है। 72,000 से अधिक नाड़ियों में से प्रमुख रूप से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। हम सभी योग के विद्यार्थी हैं, हम योग की भाषा में बात करें तो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। प्राण तंत्र में व्यवधान के कारण असंतुलन, प्राण की या बढ़ जाने से अतिक्रियाशीलता या प्राण संचार अवरुद्ध होने से या कम होने से सुस्ती या कमजोरी या आलस्य उत्पन्न होना, ये एक प्रकार का प्राणिक असंतुलन है। दूसरा असंतुलन है ईड़ा या पिंगला नाड़ी में प्राण संचार में असंतुलन आना। शरीर के तापक्रम को प्रभावित करता है। ईड़ा पिंगला नाड़ी में यदि असंतुलन हो तो मन और शरीर में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि ईड़ा पिंगला के प्राण में प्रवाह में यदि कोई असंतुलन आए, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। एकाग्रता, बौद्धिक स्तर अथवा नींद में कठिनाई महसूस होना, ये प्राणिक इम्बैलेंस ईड़ा और पिंगला नाड़ी के असंतुलन की वजह से हमें देखने में आते हैं। किसी शारीरिक अंग अथवा संस्थान में प्राण संचार का अवरुद्ध हो जाना, इसके परिणाम स्वरूप हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स में असंतुलन उत्पन्न होना, इनसे जैसे मिर्गी, एपिलेप्सी वाला रोग है, या किसी अंग का ही अक्रियाशील हो जाना, जैसे पैरालिसिस अटैक जिसको बोलते हैं, एक भाग ही शरीर का काम करना बंद कर देता है। ये ईड़ा पिंगला नाड़ी के प्राण संचार में अवरुद्ध होने या बाधा उत्पन्न होने की वजह से होता है। इसी प्रकार से चौथा प्रकार है सुषुम्ना में प्राण संचार अवरुद्ध होने से जो उत्कर्ष का, व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष का, जो उत्थान का जो भाव है या जीवन के लक्ष्य में प्राप्ति हेतु जो उसके प्रयास हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना, यह भी एक प्रकार की व्याधि उत्पन्न करता है। उपरोक्त जो तीनों प्रकार के व्यवधान है या असंतुलन है, शारीरिक, मानसिक और प्राणिक, इनमें असंतुलन की वजह से योग साधना के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है, जीवन काल में विषमताएं आती हैं, व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ये व्याधियां अनेक प्रकार से परिलक्षित हो सकती हैं, जैसे अनियंत्रित या जानकारी के बिना घटित मानसिक अनुभव, जिन पर व्यक्ति का एकदम बस भी नहीं रहता। साधना के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। शरीर के संगठन के संदर्भ में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। विशिष्ट प्रकार की सिद्धियों का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है, जो उसकी जानकारी के बगैर उत्पन्न हो जाती हैं। ये
जो परिणाम देखने को हम मिलते हैं, इनकी वजह से जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो रोगों का रूप ले लेती हैं और व्यक्ति को अस्वस्थ बना देती हैं। बीमारी के या रोग के संदर्भ में ये सामान्य जानकारी के पश्चात अब हम अपने मुख्य बिंदु अनिद्रा की ओर अग्रसर होते हैं कि अनिद्रा क्या है, अनिद्रा का रोग किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसकी जीवनचर्या को प्रभावित करता है, उसके कारण लक्षण क्या हैं और उनके उपचार के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जा सकती हैं। अब हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनिद्रा क्या है। सभी जानते हैं कि निद्रा व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु हो सकती है। व्यक्ति आलसी हो सकता है, व्यक्ति कर्मठ हो सकता है, व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग से भरा हो सकता है, लेकिन निद्रा उसकी प्रिय इसलिए आवश्यकता है शरीर की कि शरीर को आराम की आवश्यकता हमेशा है। आप कितना भी काम कर रहे हों, कितना भी आप अपने आप को बिजी रखते हों, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को आवश्यकता होती है कि वह किसी स्थिति में जाकर स्थिर होकर आराम की स्थिति को प्राप्त करे। अनिद्रा क्या है? अनिद्रा का अर्थ नींद ना आने की बीमारी। इंसोम्निया का अर्थ है नींद ना आने की बीमारी। इस बीमारी में रोगी को पर्याप्त नींद या अटूट नींद नहीं आती, जिससे रोगी को आवश्यकता अनुसार विश्राम नहीं मिल पाता और उसके स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुधा थोड़ी सी अनिद्रा भी रोगी के मन में चिंता उत्पन्न कर देती है, जिससे रोग बढ़ जाता है और ये अनेक अन्य रोगों का जनक भी माना जा सकता है। अनिद्रा एक प्रकार की नींद संबंधी बीमारी है या विकार है, जिसमें व्यक्ति को असुविधा, नींद की कमी या नींद नहीं पूरी होने की समस्या रहती है। ये अनिद्रा लघु अवधि हो सकती है, एक्यूट इंसोम्निया हो सकती है, या दीर्घकालिक क्रोनिक या गंभीर प्रकार की अनिद्रा हो सकती है। टाइप्स ऑफ इंसोम्निया या अनिद्रा के प्रकार। अनिद्रा के प्रकार के संदर्भ में चर्चा करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं एक्यूट इंसोम्निया या लघु अवधि अनिद्रा। ये लघु अवधि अनिद्रा रोग एक दिन से लेकर कुछ दिन तक अथवा हफ्तों के लिए हो सकता है। इसके सामान्य कारणों में काम का दबाव, कोई पारिवारिक चिंता या कोई घटना विशेष जो मन पर प्रभाव डाल गई है, इसकी वजह से उत्पन्न चिंता जो है वो निद्रा आने में या निद्रा की स्थिति में जाने से व्यक्ति को प्रभावित करती है या निद्रा लेने में प्रभावित करती है, अनिद्रा का कारण बन सकती है। दूसरा प्रकार है दीर्घ अवधि अनिद्रा, दैट्स कॉल्ड क्रोनिक इंसोम्निया। दीर्घ अवधि की अनिद्रा में यह समस्या गंभीर प्रकार की समस्या कहलाती है। यह महीने भर या उससे ज़्यादा हो सकती है, 3 महीने तक या लंबे काल तक चलने वाली अवस्था हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह द्वितीयक या सेकेंडरी इंसोम्निया कहलाती है। अनिद्रा का यह प्रकार किसी अन्य समस्या के लक्षण के रूप में या उसके पर प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है, जैसे चिकित्सा की कुछ स्थितियां, दवा या अन्य नींद के विकार की ओर ये इशारा करती हैं। दमा, अवसाद, कैंसर या हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति या उनके रोगियों को अनिद्रा नाहक ही परेशान करती है, या उनके साथ में ये रोग जुड़ जाता है कि वे कैंसर से जूझ रहे हैं अथवा वे दमा से जूझ रहे हैं, तो उन परेशानियों की वजह से उन्हें सोने में तकलीफ़ होती है, नींद लेने में तकलीफ़ होती है और वे हो सकता है तो नींद की दवाओं पर निर्भर होकर चलने लगते हैं। अनिद्रा का वर्गीकरण देखें तो 2 प्रकार के वर्गीकरण इसमें देखने में मिलते हैं, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक अनिद्रा और सेकेंडरी इंसोम्निया या द्वितीयक अनिद्रा। प्राथमिक अनिद्रा यह वर्गीकरण में नींद
विकार किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से उत्पन्न नहीं होते। अर्थात ये सामान्य रूप की अवस्था है कि आज आपको नींद नहीं आई किसी छोटी सी कारण की वजह से, या कमरे में लाइट ज़्यादा थी, या ऐसी कोई बात है, या दिमाग में किसी बात की कोई टेंशन आई, तो उस क्षण या उस रात भर के लिए नींद नहीं आई। द्वितीयक अनिद्रा की जो बात करें तो इस वर्गीकरण में नींद विकार स्वास्थ्य की स्थिति, जैसे जो हमने बीमारी अभी गिनी थी, दमा, अवसाद या कैंसर या हृदय रोग, इस प्रकार के जो गंभीर रोग हैं जिनसे व्यक्ति असाध्य रोगों से घिरा हुआ है, तो वे व्यक्ति सेकेंडरी इंसोम्निया के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक निद्रा के अंतर्गत आते हैं। अनिद्रा के कारण क्या हो सकते हैं? तो ये आधुनिक काल में अनिद्रा के प्रमुख कारणों में हम देखें तो प्राइमरी अथवा सेकेंडरी, प्राथमिक अथवा द्वितीयक, दोनों प्रकार की अनिद्राओं के जो प्रमुख कारण हैं उनमें तनाव, सबसे पहला कारण तनाव, कार्य की अधिकता का तनाव हो सकता है, नौकरी धंधा में हानि लाभ का दबाव या तनाव हो सकता है, किसी आत्मीय जन की मृत्यु, ये जो तनाव है उत्पन्न करती है, उससे अनिद्रा का रोग हो सकता है, प्रेम में धोखाधड़ी हो, या जीवन में किसी के द्वारा आपके काम धंधे से या आपके जीवन के किसी कार्य से धोखाधड़ी की गई हो, तो ऐसी वजहों से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। दूसरा कारण भय, चिंता, सोने के समय किसी बात को लेकर यदि भय उत्पन्न हो जाए या कोई चिंता करने लगता है व्यक्ति, जिससे मन अशांत हो जाता है, इसकी वजह से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। इनसे मानसिक असंतुलन उत्पन्न होते हैं जो अनिद्रा का कारण बनते हैं। इस समय जो कोरोना काल का चल रहा है, ऐसे में व्यक्ति नाहक ही बातों को सोचने में लगा हुआ है कि कल क्या होगा, काम धंधे का क्या होगा। सरकार कभी ढील दे देती है काम करने की, तो कभी रोक लगा देती है, लॉकडाउन वापस ले आती है। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जहां कल का पता नहीं है, इस रोग की वजह से, मुख्य रूप से रोग की वजह से इसलिए बोल रहा हूं कि कोविड की अभी कोई दवा आज तक इजाद नहीं की गई है, शोध जारी हैं, लगातार रिसर्चेस अखिल विश्व स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन सफलता अभी किसी को हाथ नहीं लगी है, सब टेस्टिंग स्टेज पर चल रहे हैं। तो जब तक दवा या वैक्सीनेशन नहीं आता तो एक मन में भय तो उत्पन्न हमेशा रहेगा ही, या रोग इस प्रकार का लगा रहेगा कि कल क्या होगा या क्या होने वाला है। कुछ समय पूर्व हमने बात करी थी तो भारत में लगभग 1 से सवा लाख कोरोना के पेशेंट थे, और आज की स्थिति है जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 10 लाख से ऊपर कोरोना के रोगी हम देखने में आ चुके हैं, रिपोर्ट किए जा चुके हैं। भले ही उसमें से 6 लाख ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर वो वायरस तो जीवित है ही, जो कभी भी रीअकर हो सकता है, क्योंकि रीअकरेंस के भी केसेस अब देखने में आए हों। चाइना जहाँ सबसे पहले ये रोग आया था, तो वहाँ पर भी रीअकरेंसेस शुरू हो गए हैं। बहरहाल अनिद्रा पर हम केंद्रित रहते हैं। देर रात्रि तक जागरण, टेलीविज़न देखना या मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम्स में लगे रहना या किसी भी विषय की खोज में लगे रहना, ये भी अनिद्रा का कारण बनते हैं। चाय, कॉफ़ी, इसका सेवन, कुछ लोग नींद ना आए इसके लिए चाय कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन ये बाद में आदत में आ जाता है। तो पता पड़ा किसी वजह से रात में कोई घर में आया है मेहमान, उसके साथ में चाय पी ली तो नींद नहीं आ रही। तो ये चाय कॉफ़ी का नशा या अन्य नशीले उत्तेजक पदार्थ, मादक पदार्थ, इनके सेवन से अनिद्रा का रोग उत्पन्न हो सकता है। पेट की गड़बड़ी, कब्ज, समय से न जागना न सोना, ये अनिद्रा के प्रमुख कारण हो सकते हैं। कब्ज हम सभी जानते हैं कि यदि प्रातःकाल में ही व्यक्ति अपना पेट साफ करने में असमर्थ रहता है तो दिन भर उसे किसी न किसी प्रकार की टेंशन रहती है,
और वो टेंशन जो है किसी न किसी रोग के रूप में परिलक्षित होने लगती है। असमय सोना अर्थात सुबह नहाए धोए हैं, काम करने की बजाय नींद मारने बैठ गए, लेट गए, तो ये असमय सोना, शाम को 4 बजे नींद ले ली, तो ऐसे में कहाँ समय पर नींद आएगी रात्रि में। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये फिलहाल हम कारणों की बात कर रहे हैं, तो असमय सोना, इससे बचना चाहिए। सोते वक्त कमरे में शोर होना या अत्यधिक चकाचौंध बिजली होना, लाइट होना, या तापमान की कम ज़्यादा होने की वजह से, कमरा यदि बहुत ज़्यादा गर्म है जहाँ गर्मी की या उमस की वजह से नींद नहीं हो पाती, अथवा ठंड ज़्यादा है जिसकी वजह से नींद नहीं हो पाती, तो ये कारण प्रमुख रूप से अनिद्रा के हैं जिन पर हम चर्चा करें हैं। अब अनिद्रा के लक्षणों की ओर चलते हैं। तो क्या प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, चित्र भी आपके सामने है जिसमें दर्शाया गया है। इनके प्रमुख लक्षणों में रात में सोने में परेशानी होना, सबसे बेसिक बात कि रात में नींद नहीं होना या रात में नींद आने में परेशानी होना, दिन के वक्त थकान महसूस होना और उस थकान की वजह से दिन में नींद ले लेना और रात में नींद ना आना। तो दिन में नींद आएगी तो रात में निश्चित रूप से नींद लंबे समय तक नहीं आएगी। प्रातःकाल उठने के बाद तरोताज़ा महसूस ना होना, अर्थात रात में जो नींद आई भी है तो वो नींद ऐसी है जो बार बार टूटी होगी या मन भर की नींद नहीं आई होगी, जिसकी वजह से सुबह तरोताज़ा महसूस ना होना, यह उसके लक्षण हैं। सिर में भारीपन, सिर दर्द, आँखों में जलन और चिड़चिड़ाहट, ये प्रमुख लक्षण इंसोम्निया के या अनिद्रा के हैं। मन भर की नींद ना आना, अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि मन भर की नींद नहीं आई है, लगातार नींद नहीं आई है, अथवा बार बार नींद टूटी हो। दवाओं पर निर्भरता बढ़ना, स्लीपिंग पिल्स पर यदि व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति से गंभीर समस्या अनिद्रा की बन जाती है। अब हम आते हैं अनिद्रा के उपचार पर। अनिद्रा के उपचार हेतु 4 स्तर पर प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला, जीवन शैली में परिवर्तन लाना, खुद की अपनी जो जीवन शैली है उसको व्यवस्थित करना। यौगिक जीवन शैली तो हम वैसे ही आचार, विचार, व्यवहार, इन सब पर बल देती है। आचार विचार के साथ साथ आहार पर बल देती है। तो सबसे पहले जीवन शैली में परिवर्तन लाना, चिकित्सकीय सहायता लेना। यदि वास्तव में गंभीर स्थिति है तो फिर कोई चारा नहीं बचता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ तीसरा जो प्रकार जो साथ में चलना चाहिए वह संज्ञानात्मक व्यवहार परक चिकित्सा, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, और चौथा जो प्रकार है वह योग चिकित्सा है। तो इनको हम आगे डिटेल में देखने जा रहे हैं। जागृति तथा निद्रा, ये दोनों जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, अर्थात सोना और जागना व्यक्ति के लिए बेसिक इम्पोर्टेंस या पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ हैं। ये दोनों जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, दोनों में तालमेल होना चाहिए, अर्थात सामयिक जागरण और सामयिक निद्रा, इसमें तालमेल या इसमें सामंजस्य बहुत आवश्यक है। अधिक निद्रा या अनिद्रा दोनों जीवन में संतुलन को बिगाड़ती हैं। निद्रा से नाड़ियों की, मांसपेशियों की थकान दूर होती है और ये उनकी कार्य क्षमता को बहाल करती हैं, अर्थात व्यक्ति को बलिष्ठ बनाती है, स्वस्थ बनाती है और उसके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए अनिद्रा के उपचार हेतु व्यक्ति को निश्चित रूप से इन 4 में से कोई एक अथवा चारों का साथ साथ, अथवा अनिद्रा की सामान्य अवस्था में केवल यौगिक जीवन शैली को अपनाना, इसके मात्र से ही काम चल सकता है। सबसे पहले हम जीवन
शैली में परिवर्तन के ऊपर, चेंजेस लाइफस्टाइल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रातःकाल स्वच्छ स्थान पर टहलना ये सबसे पहली आवश्यकता है, अर्थात रात में नींद आई नहीं आई, सोए जितना सोए, सुबह समय से जागना और प्रातः वेला में जागने के बाद स्वच्छ स्थान पर, खुले स्थान पर, हवादार स्थान पर, जहाँ पर सूर्य की उगती हुई किरणें आपके शरीर को प्रफुल्लित करें, ऐसे स्थान पर टहलना, ये सबसे आवश्यक है। फिर रोगियों को, जो अनिद्रा के रोगी हैं, उनको चाय, कॉफ़ी और नशीले मादक द्रव्यों का, पदार्थों का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। ये परिवर्तन अपने जीवन में लाना बहुत आवश्यक है, रोग के बचाव हेतु और साथ साथ उपचार हेतु। एक प्राकृतिक चिकित्सा का भाग है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, गर्म पाद स्नान एवं रीढ़ की पट्टी। ये अनिद्रा के रोगी के लिए बहुत असरकारक पाई गई है, शोधों में ये पाया गया है। आगे जो रेफरेंसेस हैं उसमें डॉक्टर कालिदास जोशी का इंसोम्निया पर जो वर्क है उसकी रेफरेंस जो हमने ली है, उन्होंने विशेष रूप से इसकी चर्चा की है। गर्म पाद स्नान, पैरों के गर्म पानी से स्नान, अर्थात वहाँ पर गर्म पानी का सेक या भाप देकर पैरों को तैयार करना, और रीढ़ की पट्टी ठंडे पानी से, सामान्य पानी से, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, सामान्य पानी से, गुनगुने पानी कह सकते हैं, उसकी पट्टी जो है रीढ़ पर रखने से अनिद्रा के रोग में बचाव हो सकता है या उसका उपचार हो सकता है। दिन में सोना और देर रात्रि के जागरण, इससे बचना चाहिए। ये परिवर्तन निश्चित रूप से अनिद्रा के रोगी को अपने जीवन व्यवहार में लाना पड़ेगा, तभी वह अनिद्रा से अपने आप को उपचार या चिकित्सा कर पाएगा। अधिक तला भुना भोजन न लेकर फलाहार और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन व्यक्ति को करना चाहिए, जिसके अनिद्रा के रोग में उसको सहायता मिले। गरिष्ठ भोजन वैसे भी योग में त्याज्य है। जीवन में भी कभी कभार कोई गरिष्ठ भोजन लेना बात अलग है, अधिक तला भुना भोजन कभी कभार लेना बात अलग है, लेकिन ये आपकी हैबिट में ही होना चाहिए, कि अपने व्यवहार में नहीं होना चाहिए कि लगातार मसालेदार भोजन का सेवन करें। इससे जो है आपका कब्ज और पेट के जो रोग हैं, गैस आदि, इनसे आप दूर रहेंगे, तो ये द्वितीयक रूप से अनिद्रा के उत्पन्न होने में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे या उसको दूर करने में फ़ायदा पहुंचाएंगे। नियमित व्यायाम दिनचर्या का अंग होना चाहिए। योग अभ्यासों का वर्णन हम आगे के भाग में करने जा रहे हैं, इसलिए कौन से व्यायाम, चूँकि हम योग के विद्यार्थी हैं तो हम योग व्यायामों पर ही यहाँ ज़्यादा बल देंगे, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दिनचर्या का एक अंग होना चाहिए, सामयिक रूप से व्यायाम करना चाहिए व्यक्ति को। काल्पनिक और मानसिक धारणाओं से बचते हुए वास्तविक व्यवहारिक जीवनचर्या को व्यक्ति को अपनाना चाहिए। और अनिद्रा के रोग के मूल कारण को, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं लास्ट में, वो हालांकि पहले करना चाहिए था, मूल कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे दूर करने हेतु शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो हैं युक्तियां व्यक्ति को अपनाना चाहिए, ताकि अनिद्रा के रोग को वह दूर कर सके, अपना जीवन व्यवस्थित बना सके। गंभीर स्थिति में यदि अनिद्रा की बीमारी ग्रसित कर रही है तो हो सकता है कि मेडिसिनल थेरेपी की ओर व्यक्ति को रुख करना पड़े, अर्थात अनिद्रा यदि गंभीर रूप ले चुकी है तो चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में दवाएं लेकर रोग की गंभीरता को कम करने के लिए
दवाओं के साथ जीवन शैली में बदलाव लाना, हल्का भोजन लेना, नियमित योग अभ्यास करना अनिद्रा के उपचार में सहायक सिद्ध होगा। एक बात ध्यान में रखना यहाँ आवश्यक है कि केवल दवाओं पर निर्भरता ना बनाई जाए। ये लिमिटेशन के रूप में हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स का आदी व्यक्ति ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एलोपैथिक दवाओं के पर प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो इनसे बचने के लिए एक समय तक अपन मेडिसिनल थेरेपी का उपचार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य व्यावहारिक प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए ताकि ये अनिद्रा का रोग दूर हो सके। इस अन्य बातों में जो हम देखने जा रहे हैं तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात आती है। ये थॉट्स, बिहेवियर और फीलिंग्स के ऊपर निर्भर करती है व्यक्ति की। मनोचिकित्सा की ये एक पद्धति है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको संज्ञानात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा कहते हैं। यह मनोचिकित्सा की वह पद्धति है जो मनोरोगी के सोचने या उसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहार चिकित्सा का एक रूप है यह सीबीटी। मूल रूप से यह पद्धति की मान्यता है कि परिस्थिति के बारे में रोगी की सोच ही तय करती है कि उस परिस्थिति में उसे कैसा लगेगा, वह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा उसका आचरण होगा, क्या उसके प्रतिकार होंगे किसी घटना के प्रति। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपना व्यवहार होता है। किसी एक घटना को दो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से ही हमेशा सोचते पाए जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का थॉट सिस्टम, थॉट प्रोसेस जो है वह अलग अलग है। उनके मत और तर्क भी अलग अलग होंगे निश्चित रूप से। अर्थात दो व्यक्ति किसी घटना को दो अलग अलग रूप से, दो अलग अलग अर्थों में ले सकते हैं। अतः इस पद्धति में व्यक्ति के सोचने के तरीके या उसके आचरण या दोनों सोच और आचरण को बदलने पर बल दिया जाता है। तो अनिद्रा में हम मूल रूप से कारण पर बात करेंगे। टॉक जो होता है थेरेपिस्ट के साथ में, तो वह यही डिफाइन करने का प्रयास करता है कि मूल कारण क्या है, किस तनाव की वजह से या किस टेंशन या किस स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर ये अनिद्रा रोग उत्पन्न हुआ है। उस पर बात करते हुए वह आपके थॉट प्रोसेस को डिफाइन करने की कोशिश करता है। थॉट प्रोसेस को किस प्रकार से आप चेंज करें, मॉडिफाई करें अथवा उसको किस प्रकार से बदलें ताकि अनिद्रा जैसे रोग से आप मुक्त हो सकें। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या व्यवहारपरक संज्ञानात्मक चिकित्सा की बात जहाँ तक है, तो वह उसमें मनोरोगी की स्थिति को मनोरोग से निकालने के लिए मनोचिकित्सक कार्य करता है। अब हम योगा थेरेपी की ओर आते हैं। योगा थेरेपी किस प्रकार से इंसोम्निया के मैनेजमेंट में हमारी मदद कर सकती है। योगा थेरेपी में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि आवश्यक है कि जीवन में जो हम व्यवहारचर्या में परिवर्तन लाने की बात पहले कर रहे थे, उसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि के सुझाए हुए अष्टांग योग के प्रथम 2 भाग यम और नियम का जीवन में आचरण में लाना। यम नियमों का सर्वथा पालन आवश्यक है। यम नियम किस प्रकार से शरीर को प्रभावित करेंगे? हम सभी जानते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 यम हैं, और साथ ही शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः ये 5 नियम हैं। ये अनुपालनाएं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के भय, तनाव, अनावश्यक रूप से सोच विचार जो
व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाती हैं, उनसे हम बचेंगे और शारीरिक और मानसिक दोनों परिस्थितियों से विजय पाने के लिए हम अग्रसर होंगे। इन पर विजय पाने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन, जो ये मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, इनका पालन बहुत आवश्यक है और ये अनिद्रा के उपचार में सहायक सिद्ध होता है। चिंता, भय, तनाव, राग, द्वेष, दुख, क्रोध, घृणा, अवसाद जैसी मानसिक परिस्थितियों में यौगिक जीवनचर्या को या इन यम नियमों के पालन मात्र से हम निश्चित रूप से अनिद्रा के रोग को कम करने में, उसकी इंटेंसिटी को और उसका उपचार करने में सहायक सिद्ध होंगे या सफल हो पाएंगे। दूसरा प्रकार जो योगक थेरेपी के अंतर्गत देखने में है और जिसकी चर्चा बिहार स्कूल ऑफ योगा ने की है, कैवल्यधाम ने भी की है, एस व्यासा के अंतर्गत भी इस पर बहुत कार्य हुए हैं। योग निद्रा। योग निद्रा का सर्वथा प्रभाव अनिद्रा रोग पर धनात्मक रूप से पड़ता है। योग निद्रा किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में नियमित अभ्यास करना, इससे जो है शरीर की एक संगठन की या रचना की स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से अनिद्रा का रोग जो है वह दूर होगा या रोगी को इस रोग में फायदा प्राप्त होगा योग निद्रा के अभ्यास से। गाइडेड एक प्रकार का स्लीपिंग पैटर्न है योग निद्रा, जिसमें शरीर के ऊपर अपना मन केंद्रित करते हुए, मानसिक रूप से एकाग्र होते हुए और फिर फाइनली ध्यान करते हुए शरीर के अंगों पर और अपने आप को चिदाकाश में महसूस करते हुए शरीर को आराम देने की जो यौगिक निद्रा की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पालन करते हुए हम अनिद्रा रोग से बच सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ षटक्रियाओं का अभ्यास, प्रातःकाल कुंजल पेट साफ करने के लिए, पित्त और कफ दोष के शमन के लिए, और कपाल भाती का अभ्यास कपाल के शोधन के लिए, जलनेति का अभ्यास नासिका मार्ग का शोधन करने के लिए, और रात्रि के समय शयन के पूर्व घृत नेति की चर्चा की गई है इस अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए यौगिक चिकित्सा के रूप में। योग अभ्यासों में सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन 8 से 10 प्रातःकाल आवृत्तियां करना चाहिए अनिद्रा के रोगी के लिए। योगासनों में ताड़ासन, कटिचक्रासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, धनुरासन, वज्रासन, मंडूकासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, भद्रासन, गोमुखासन एवं शवासन का अभ्यास अनिद्रा के रोगी को फायदा पहुंचाएगा और इस बीमारी को दूर करने में, उपचार करने में सहायता प्रदान करेगा। प्राणायाम की चर्चा करें तो शीत ऋतु में नाड़ी शोधन और सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जबकि ग्रीष्म ऋतु में शीतली अथवा और साथ में चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास अनिद्रा के रोगी को करना चाहिए ताकि रोग से बचाव हो सके या रोग दूर करने में लाभ प्राप्त हो सके। योग मुद्रा तथा विपरीतकरणी मुद्रा का अभ्यास और बंधों में जालंधर बंध का अभ्यास अनिद्रा के रोगी को करना चाहिए। प्रतिदिन इन अभ्यासों के साथ साथ लगभग 15 मिनट का ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास, कॉन्शियसनेस जागृत करने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए अनिद्रा के रोगी को करना चाहिए। ये ध्यान का अभ्यास सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास से प्रारंभ होकर ओमकार, प्रणव जाप, प्रणव साधना तक या किसी मंत्र, गुरु मंत्र हो सकता है वह,
या प्रार्थना पर केंद्रित करते हुए और ध्यानस्थ होने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए, ताकि अनिद्रा का रोग व्यक्ति को परेशान न करे, अनिद्रा का उपचार हो पाए। उपरोक्त उपचारात्मक पद्धतियों के अनुसरण से अनिद्रा रोग में निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और एक व्यवस्थित जीवन शैली में निद्रा की आवश्यकता की पूर्ति होगी, जिससे व्यक्ति का जीवन स्वस्थ होगा, सुखी होगा, और सुखी होगा तो निश्चित रूप से वह अपनी धनात्मक ऊर्जा अपने समाज और राष्ट्र को समर्पित कर पाने में, अपने परिवार को समर्पित कर पाने में योग्य बनेगा। इस रोग में जैसे जैसे सुधार आएगा, वैसे वैसे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक फिर प्राणिक स्तर पर स्वस्थ होकर अपना स्वयं के साथ साथ समाज का और संपूर्ण मानव जाति का उत्थान करने के लायक बन पाएगा, ऐसी हमारी कामना है। और इस अनिद्रा के रोग में जो मार्ग हमने सुझाए हैं, निश्चित रूप से वह अनिद्रा के रोगी को लाभ प्रदान कराने में सक्षम होंगे, ये हमारी कामना है। ये रेफरेंसेस जिनके आधार पर हमने ये वक्तव्य तैयार किया है, इनका हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, जो हमने विभिन्न स्तरों पर देखे हैं। कालिदास जोशी जी हमारे विभाग के फाउंडर हेड रहे हैं। ये सर्वप्रथम सागर विश्वविद्यालय में योग विभाग की स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय स्तर पर, और उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कालिदास जोशी नियुक्त किए गए थे। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है विषय का और बहुत सारे शोध कार्य किए हैं, जो विभिन्न पुस्तकों के रूप में हमारे बीच में हैं। इस समाज को आलोकित कर रहे हैं, इस समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और योग को एक व्यवस्थित रूप में आज के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। और अन्य भी जो रेफरेंसेस हैं, इनके माध्यम से अनिद्रा की किस प्रकार से बात की गई है और उसके किस प्रकार के उपचार सुझाए गए हैं, ये बात हमने अपने वक्तव्य में इनको कोट करते हुए ली है। आपने धैर्यपूर्वक मेरे इस वक्तव्य पर ध्यान से कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया होगा और मेरी बातों से आपको कोई नई दिशा प्राप्त हुई होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।